हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 15 मेघ आए कविता का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में आकाश में आने वाले बादलों को देखकर ग्रामीणों के मन में होने वाली खुशी का वर्णन किया है। आकाश में छाए हुए बादल सजे संवरे शहरी अतिथि दामाद के समान प्रतीत होते हैं। मेघरूपी अतिथि एक वर्ष के बाद आए हैं, तो इसलिए जहां एक ओर उनके आदर सत्कार, उत्सुकता और उल्लास का माहौल है, तो दूसरी ओर इतने दिनों पर के बाद आने के कारण शिकवे और शिकायत भी है। इसी बात का वर्णन इस कविता में कवि ने बड़े ही मनोहारी रूप में किया है। तो चलिए देखते हैं इस कविता के अर्थ को। मेघ आए, मेघ का मतलब है बादल। बादल आए, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। आकाश में आए हुए बादल शहरी अतिथि के समान प्रतीत होते हैं। इस बात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बादल जिस प्रकार से शहर से जब कोई अतिथि गांव में आता है तो वह बड़ा सजा समरा होता है, बनठन के आता है, उसी प्रकार से आकाश में आए हुए बादल सजे समरे या बने ठने दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बादलों के आने की सूचना देते हुए हवा उन मेघों के आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से जब सब लोग बहुत अधिक व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, तो सबको बादलों की एक आशा लगी रहती है कि जल्दी से बादल आए, वर्षा करें, ताकि गर्मी से उनको कुछ राहत मिल सके। तो इसलिए हवा उन बादलों के आगे आगे नाचती गाती हुई उनके आने की सूचना देती हुई चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। उस मेघ रूपी अतिथि को देखने के लिए प्रत्येक गली या प्रत्येक घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शहर का कोई अतिथि, पाहुन कहते हैं अतिथि को, कि मानो शहर का कोई अतिथि गांव में आ गया हो और प्रत्येक ग्रामवासी उस मेघ रूपी अतिथि को देखना चाहता है, जिसके लिए वह अपने घर के बंद दरवाजे और खिड़कियों को खोल रहे हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। आकाश में छाए हुए बादल शहरी अतिथि के समान बने ठने या सजे संवरे दिखाई दे रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी खिटकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। हवा के द्वारा बादलों के आने की सूचना पाकर पेड़ भी खुशी से झूमने लगे। जिस समय हवा तेज चलती है तो कभी तो पेड़ झुक जाते हैं और हवा के रुक जाने पर वे सीधे खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो वे पेड़ उस मेघ रूपी अतिथि को देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और वे अपनी गर्दन को उचका उचका कर उस अतिथि को देखना चाह रहे हैं। आंधी चली, तेज आंधी चलने लगी, तेज हवा चलने लगी, धूल भागी घाघरा उठाए। तेज हवा चलने के कारण एक स्थान की धूल दूसरे स्थान पर उड़कर जाने लगी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गांव की कोई बालिका अपने घाघरे को उठाकर घर की ओर भागी चली जा रही है।
बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। नदी ठिठकी, नदी भी रुककर मेघ रूपी अतिथि को उस तरह से देखने लगी कि जैसे गांव की कोई स्त्री शहरी मेहमान को देखने के लिए आई हो और वह अपने घूंघट को खिसकाकर, लज्जा के कारण, शर्म के कारण अपने घूंघट को खिसकाकर बाकी चितवन तिरछी दृष्टि से उसे देख रही हो। यानी कि जिस समय मेघ आए तो मानो नदी ने भी अपनी लहर रूपी घूंघट को खिसकाकर तिरछी दृष्टि से उन मेघ रूपी अतिथि को देखने का प्रयास किया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आकाश में छाए हुए बादल शहरी अतिथि के समान बने संवरे या ठने हुए दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर कि जब मेघ रूपी अतिथि आए तो गांव का जो सबसे प्राचीन पीपल का वृक्ष है, जो कि घर के एक बड़े बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक है, उसने भी आगे बढ़कर उस मेघ रूपी अतिथि का स्वागत किया। तो यानी कि बूढ़े पीपल रूपी उस सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर मेघ रूपी अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बरस बाद सुधि लीनी, एक वर्ष के बाद, सुधि माने याद किया, क्योंकि वर्षा ऋतु पूरे एक साल के बाद आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। तो ग्रीष्म ऋतु से हर व्यक्ति, हर वनस्पति, पेड़ पौधे, धरती सब कुछ बेचैन और व्याकुल होने लगते हैं। तो इसलिए उन मेघों को आया हुआ देखकर जो व्याकुल लता है वह किवाड़ की ओट में खड़े होकर मानो मेघ रूपी अतिथि को उल्हाना देते हुए कह रही है कि पूरे एक वर्ष के बाद तुमने हमें याद किया है या हमारी सुध ली है। अब यहाँ पर आपका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जो नव विवाहिता है वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन उसका पति एक वर्ष के बाद गांव में वापस आया है, तो इसलिए मानो वह उनको उल्हाना दे रही है कि पूरे एक वर्ष के बाद तुमने मुझे स्मरण किया है या मेरे पास आए हो। हर्षाया ताल लाया पानी परात भरकर, मेघों को आया हुआ देखकर ताल, ताल माने तालाब भी, हर्षाया माने प्रसन्न हो गया। मेघों को देखकर तालाब भी प्रसन्न हो गया और वह परात में पानी भरकर मेघ रूपी अतिथि के चरण धोने के लिए ले आया। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, ये एक पहचान है हमारी कि जब कोई अतिथि आता है तो उसके चरण धोकर उसका सम्मान किया जाता है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर जब कोई अतिथि घर में आता है और विशेष रूप से जब कोई दामाद आता है तो चरण धोकर उसका स्वागत किया जाता है। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि मेघों को देखकर तालाब प्रसन्न हो गया और मानो वह भी परात में पानी भरकर उस अतिथि के चरण धोने के लिए ले आया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आकाश में छाए हुए बादल शहरी अतिथि के समान सजे संवरे दिखाई दे रहे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। क्षितिज अटारी, क्षितिज कहते हैं कि जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। को क्षितिज रूपी अटारी पर मेघ रूपी अतिथि के पहुंचने पर क्या हुआ, बादल चारों ओर गहराई से, काले काले बादल चारों ओर गहराते चले गए और उन बादलों के बीच में, दामिनी कहते हैं बिजली, उन बादलों के बीच में बिजली चमकने लगी। यानी कि जब शहर से आया हुआ अतिथि अपने घर के ऊपरी भाग यानी छत पर पहुंचा, अटारी पर पहुंचा,
तो जो घर के लोग हैं और विशेष रूप से जो नवविवाहिता है, नायिका है उसकी या उसकी जो प्रेमिका है, उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई या बिजली के समान एक चमक उसके शरीर में या उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। अभी तक लोगों के मन में ये भ्रम था कि पता नहीं मेघ बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये जो भ्रम, ये जो संदेह अभी तक लोगों के मन में बना हुआ था, तो वे अचानक बादलों को देखकर और उनके अंदर चमकती हुई बिजली को देखकर उनका वह भ्रम टूट गया और वे बादलों से क्षमा मांगने लगे। दूसरी ओर नायिका नायक से कहती है कि मेरे मन में ये संदेह था कि पता नहीं अब तुम आओगे या नहीं आओगे, लेकिन आज तुम्हें आया हुआ देखकर मेरे मन का संदेह दूर हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बांध टूटा, झरझर मिलन के अश्रु ढरके। नायिका के मुख से यह बात सुनते ही नायक के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। यानी कि बादलों से, जैसे ही लोगों ने बादलों से क्षमा प्रार्थना की, वैसे ही बादलों से मूसलाधार वर्षा होने लगी। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। आकाश में छाए हुए बादल शहरी अतिथि के समान बड़े सजे संवरे हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तरह से इसकी जरा सा काव्य सौंदर्य देख लीजिए आप इसको, कि इसमें कवि की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। साधारण आम बोल चाल की भाषा का कवि ने इसके अंदर प्रयोग किया है। इसमें मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप देखिए, मेघों का मानवीकरण किया गया है कि जिसको एक अतिथि के समान बताया गया है। जहाँ पे पाहुन जो आए हों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पेड़ झुक झांकने लगे, आंधी चलना, धूल का भागना, नदी का रुकना, ठिठकना इसमें, और इस तरह से बूढ़े पीपल का आगे बढ़कर स्वागत करना, इन सब का इसमें मानवीकरण किया गया है। क्षितिज रूपी अटारी में आपका रूपक अलंकार है। दामिनी दमकी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मुख्य रूप से इसमें आपका उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। श्रृंगार रस है इसके अंदर, माधुर्य गुण है और चित्रात्मक शैली का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता और इसका काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।